तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करने। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अभी तक जो लार्जर चंक ऑफ पीईवीज है ना, वो कन्वेंशनल सिस्टम से उठकर आए हुए हैं। अगर आपका सवाल क्लियरली कम्युनिकेट कर देता है कि आप बच्चे से क्या चाह रहे हैं, तो एक्शन वर्ब्स को जबरदस्ती बीच में घुसाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपकी सवाल की फॉर्मेशन क्लियरली कम्युनिकेट कर देती है कि आप बच्चे से क्या चाह रहे हैं, किस लेवल पर चाह रहे हैं, तो एक्शन वर्ब को जबरदस्ती बीच में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट सवाल यहां ये पैदा होता है, व्हाई रिस्क इट? आपके पास एक पीवी आया और उसने आपकी कोर्स फोल्डर देखी एंड समहाउ ही इज ऑफ द डिफरेंट ओपिनियन, और आप अगेन ये सारी एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, इसमें सही गलत कुछ भी नहीं है ना। मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है, और ये एक डिबेटेबल इशू बन जाता है। बट व्हाई रिस्क इट? व्हाई you want to maybe put off a PEV on the visit day? जैसे आपकी मेरे साथ डिस्कशन हो रही है, किसी भी बंदे के साथ आप उसको सेशन में लें, जरूर डिस्कस करें, लेकिन फिल वक्त सेफर ऑप्शन ये है कि जो असाइनमेंट बनाएं, जो क्विज बनाएं, जो भी असेसमेंट टूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मेक श्योर उसमें एक्शन वर्ब ही इस्तेमाल करें। ये एक बड़ी कह लें रिक्वेस्ट है, एक सजेशन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आप एक सवाल फॉर्म कर सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप कोई और वर्ब भी इस्तेमाल कर लें। आई होप इट क्लैरिफाइज द आंसर। क्या ख्याल है? जी सर, बिल्कुल, थैंक यू। आगे अब आपके जो कोर्स की असेसमेंट होती है वो डायरेक्ट भी होती है। डायरेक्ट असेसमेंट कौन सी होती है? जैसे रिटन है, एग्जाम्स हैं, सेशनल्स होते हैं, मिड टर्म्स होते हैं, टर्मिनल एग्जाम्स हैं, फिर आपकी क्विज है, असाइनमेंट है। इनडायरेक्ट असेसमेंट भी होती है। इनडायरेक्ट असेसमेंट आपकी वाइवा या प्रेजेंटेशन होती है। मेक श्योर हर वाइवे, हर प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास रूब्रिक्स होने चाहिए। हम एक जगह सीखने के अमल से ही गए हुए थे, मैं नाम नहीं लूंगा यूनिवर्सिटी का, और बहरहाल उनकी पहली दफा ओबी पर नहीं हुई और पीईवीज ने बड़े सख्त सवाल किए। वन ऑफ द क्वेश्चन वाज, हाउ वुड यू इंश्योर कि आपने दोनों बच्चों से सेम नंबर ऑफ सवाल पूछे और उनका डिफिकल्टी लेवल सेम था। ठीक है, जब आप रूब्रिक्स बना लेते हैं तो चीजें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। मैंने फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन ली, तो मैंने प्रेजेंटेशन के रूब्रिक्स बना लिए कि मैंने इस प्रेजेंटेशन में फॉर एग्जांपल 5 चीजें चेक करनी है। मैं बच्चे का टेक्निकल नॉलेज चेक करूंगा, मैं उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स चेक करूंगा, मैं प्रेजेंटेशन की क्वालिटी चेक करूंगा, मैं बच्चों का टीम वर्क चेक करूंगा, और पांचवा मैंने इसका पैरामीटर चेक कर लिया, पांचवा एक बना लिया। फिर मैंने डिफाइन किया कि मैं ये जो 5 चीजें पैरामीटर हैं, इनके 5 रूब्रिक्स बनाऊंगा कि 6 के साथ, एक सेकंड जी, आवाज आ रही है जी? हेलो? जी सर, आ रही है। सॉरी जी, मैं घर से हूँ तो घर में थोड़ा सा हो जाता है। आज कॉमसेट्स में ना उन्होंने हमें एडवाइस किया था, लाहौर में बहुत ज्यादा कोरोना फैल रहा है, तो आज पॉलिसी बननी थी, तो उन्होंने कहा था आज आप ना आए, तो आज के बाद हम पॉलिसी डिफाइन करेंगे, तो इंस्ट्रक्शंस तो घर में थोड़ी सी जो है ना वो आपको पता हो जाती है ऊपर नीचे बातें। इनडायरेक्ट असेसमेंट जो है उसमें आपने जब रूब्रिक्स बना लिए तो 5 पैरामीटर मैंने डिसाइड कर लिए। अब इन 5 पैरामीटर्स की मैंने फर्दर क्लासिफाई कर दिया कि मैंने कहा कि सेटिस्फैक्टरी, एवरेज, गुड, वेरी गुड और एक्सीलेंट। मैंने 5 कैटेगरीज डिफाइन कर दी है। जिस बच्चे को फेल किया हो तो बिलो 5 चला गया। ठीक है, आउट ऑफ 10 50% आपका वो लेवल है, उसको हमने फेल कर दिया। अब 6 से 7 के दरमियान का मैंने एक रूब्रिक बनाया कि अगर ये बच्चे ने फंडामेंटल्स को डिफाइन कर सकता है ना, तो मैंने इसको 6 से 7 के दरमियान नंबर दे देने हैं। और 9 से 10 100% का क्या रूब्रिक है कि इस बच्चे ने सारे सवालों का बेहतरीन जवाब दिया, ये 9 से 10 है। अब मैंने ये 5 से लेकर 10 तक मैंने 5 रूब्रिक्स डिफाइन कर दिए, और मैंने कहा यार हर ग्रुप से मैंने 5 सवाल पूछने, फॉर एग्जांपल हर पैरामीटर से एक सवाल पूछूंगा, ये उसका डिफिकल्टी लेवल होगा। ये मैंने पेपर में लिख लिया।
अब जब मैंने पेपर में लिख लिया, ये मैंने अपने कोर्स फोल्डर पे लगा लिया, तो कोई बंदा आके आपसे ये नहीं पूछ सकता कि भाई आपने कितने सवाल किए, क्यों किए, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या था, क्योंकि वो आपके सामने चीजें होंगी। तो जितनी भी आपकी इंडायरेक्ट असेसमेंट है ना, वो आपके पास उसका रूब्रिक्स बनना होना लाजमी है। फिर आपके पास आई एम श्योर स्टूडेंट से फीडबैक हर यूनिवर्सिटी लेती है, वो होना चाहिए आपके पास। सीएलओ की असेसमेंट जो है वो हर कोर्स के एंड पर होती है, और फिर कोर्स फोल्डर आप मेंटेन करते हैं, और इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द कोर्स उसका ऑडिट होना बहुत ज्यादा लाजमी है। ये एक एग्जांपल जो मैंने आपको बताई, ये उसी की एक रूब्रिक की फॉर्म है। ये हमने अडॉप्ट किया हुआ किसी और से, हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग का, जिसके 3 पैरामीटर उसने कहा कि यार कंटेंट क्या था, ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, स्टाइल क्या था, और फिर उसने 3 उसके 4 उसके लेवल डिफाइन कर दिए हैं। हाईएस्ट लेवल जो है वो एक्सीडेड क्राइटेरिया, क्या उसका कंटेंट बेहतरीन था, ऑर्गेनाइजेशन जबरदस्त थी, स्टाइल बड़ा जबरदस्त था। इस तरह तीसरा जो है वो उसका क्राइटेरिया को वो मीट कर रहा है, दूसरा जो है वो प्रोग्रेसिंग टू ऑलमोस्ट देयर इतना नहीं है, और पहला लेवल जो है लोएस्ट लेवल कि भाई वो एक्सपेक्टेशन से बिलो था, इसको आप फेल करते हैं। सर यहाँ पे ना एक सर यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा सर। ये जो रूब्रिक्स हैं वो हमने भी अपने लैब असेसमेंट में रूब्रिक्स को डाला हुआ है, लेकिन ये है कि ये जो थ्योरी की असेसमेंट है, थ्योरी के जो सेशंस होते हैं उसमें हमने मतलब ये जो प्रेजेंटेशन असाइनमेंट्स वगैरह होती हैं, क्या उसके लिए भी रूब्रिक्स को डिफाइन करना जरूरी है? 110% यस। हाउ वुड यू इंश्योर कि आपने सारे बच्चों को इक्वल मार्क्स, फॉर एग्जांपल एक ग्रुप को आपने 7 मार्क्स दिए हैं, एक ग्रुप को आपने 8 मार्क्स दिए हैं, मैं आपसे 2 साल बाद आपका विजिट हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ यार इसको 7 क्यों दिए, इसको 8 क्यों दिए? आई एम श्योर जब आपने प्रेजेंटेशन दी होगी ना, ली होगी, सॉरी, इसमें ऐसे हमारे यहाँ ना, शायद बाकी इदारों में ऐसे नहीं है। हमारे पास 80 थ्योरी के मार्क्स हैं और 20 उसमें सेशनल मार्क्स हैं। जी जी, आउट ऑफ 100 ना। जी जी, 100 का जो 20 मार्क्स हैं उसमें हमने क्राइटेरिया बना दिया, असाइनमेंट, ठीक है, प्रेजेंटेशन, टर्म रिपोर्ट और टेस्ट, और ये उनकी प्रेजेंटेशन या उनकी वो एक ही बात होगी ना, और उनकी अटेंडेंस, जी जी, ठीक है, इंटरेक्शन कह लें आप उसको ना, इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट। ये इस क्राइटेरिया, ये तो क्राइटेरिया तो ठीक है ना जो हमने एस्टेब्लिश किए हुए। सर इसमें यह है कि हमारे भी 25% ना असाइनमेंट क्विज के हैं। हम असाइनमेंट क्विज को 25 मार्क्स देते हैं, 10 नंबर असाइनमेंट के होते हैं, 15 नंबर क्विज के होते हैं। हमारे पहले 2 सेशनल टेस्ट होते थे, एक 10 नंबर का और एक 15 नंबर का अलग। असाइनमेंट क्विज के अलावा हम 6 वीक्स बाद सेशनल 1 लेते हैं, 12 वीक्स बाद हम सेशनल 2 लेते हैं। सेशनल 1 के 10 मार्क्स होते हैं, सेशनल 2 के 15 मार्क्स होते हैं। टर्मिनल जो है वो हमारा 50 नंबर का होता है। इररिस्पेक्टिव कि हम कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, जहां पर भी इनडायरेक्ट असेसमेंट है ना, आइदर सीएलओस की या पीएलओस की, वहां पर रूब्रिक्स आने ही आने हैं। रूब्रिक्स के बगैर कोई ना कोई क्राइटेरिया जरूर हो, डिफाइन करना लाजमी है, उससे आपकी जान बड़ी बच जाएगी पीईवी से। नहीं तो प्रोग्राम इवैल्यूएटर आके सिंपल सा सवाल पूछेगा, भाई ये आपने कौन कौन सी चीजों पर असेस किया है, और अगर आपने चीजें बनाई हुई थी तो उनका असेसमेंट क्राइटेरिया इन राइटिंग क्यों नहीं आया, लिखा क्यों नहीं हुआ? तो उनकी वो इनडायरेक्ट असेसमेंट जो है ना वो बड़ी लाजमी है, और इनडायरेक्ट असेसमेंट रूब्रिक्स के अलावा और कोई सर वो हल नहीं है उसका। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी, सर आपने कहा इनडायरेक्ट जो है, जिसमें अभी आपने जो स्लाइड दिखाई थी उसमें आता है प्रेजेंटेशन वगैरह, जिसमें जो है वो रूब्रिक्स जरूरी है, लेकिन जो असाइनमेंट और क्विज़ेस है वो तो डायरेक्ट असेसमेंट में आ रहे हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है जनाब, बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, उसमें जरूरी नहीं है, नहीं वो आप अपने मार्क्स डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, असाइनमेंट क्विज के हवाले से मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। पिछले 2 विजिट्स में पता है क्या हुआ है, हमारे लैब के फोल्डर्स में जो पीईवी आए हैं उन्होंने लैब का फोल्डर खोला है और बच्चों की असाइनमेंट जो है ना उसकी अंग्रेजी तक की गलतियां निकाली हैं लैब इंजीनियर के सामने ना, कि यार देखो, यूजुअली हम क्या करते हैं, हम पढ़ के ना हम लोग इतना ग्रामर या टाइपो या इधर नहीं जाते ना, तो वो उन्होंने रेड बॉल पेन पकड़ा और वो जिस तरह टीचर नहीं होते
कि यार ये देखो तुमने ये भी गलती नहीं निकाली, ये भी गलती नहीं निकाली, ये गलत किया हुआ है, ये किया हुआ है। तो हमने पिछली 2 दफा से ये सबक सीखा है कि जो आपने सैंपल असाइनमेंट क्विज लगानी है ना, कोर्स फोल्डर में या लैब के फोल्डर में, उसकी जितनी स्क्रीनिंग पॉसिबल है वो करें। चाहे वो इंग्लिश की गलती है, टाइपो की गलती है, बच्चे ने कुछ भी गलती किया हुआ ना, वो लाजमी तौर पर आप आइडेंटिफाई करें। अदरवाइज वो जो पीवी आएगा ना, उसने वो लाल बॉल पेन पकड़नी है और वहां पर वो अपना इम्तिहान, हमारे साथ 2 दफा ऐसा हो चुका हुआ है। तो सैंपल असाइनमेंट क्विज जो भी लगानी है ना, उसके ऊपर डिटेल्ड रिमार्क्स दें कि भाईजान मैंने इसको 7 नंबर इसलिए दिए हैं क्योंकि इसने क्लियरली डिफाइन नहीं किया था, या एरर कैरिड फॉरवर्ड थी, इसने ये न्यूमेरिकल नहीं सही हल किया हुआ था। जो भी आप जहन में आपने उसको 7 नंबर सोच के दिए है ना, अपनी उस सोच को ऑन पेपर जरूर ले आए, क्योंकि विजिट आता है साल बाद, 2 साल बाद, और हम भूल चुके होते हैं कि यार किस बंदे को हमने इतने नंबर क्यों दिए थे। तो उस वक्त कोई जवाब देना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर असाइनमेंट क्विज थॉरली चेक्ड है और वो रिमार्क्स लिखे हुए हैं ना, तो पीवी को शायद पूछना ही ना पड़े कि यार ये आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, असेसमेंट और इवैल्यूएशन जो है वो 2 डिफरेंट चीजें होती हैं। असेसमेंट जो है ये प्रोसेस है दैट आइडेंटिफाई, कलेक्ट, यूज एंड प्रिपेयर डेटा फॉर इवैल्यूएशन। हम जितने असाइनमेंट नंबर, असाइनमेंट, क्विज, प्रेजेंटेशन, सेशनल, जो भी हम नंबर लेते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, ये जो डेटा कलेक्शन का नाम है ना, ये असेसमेंट है। ठीक है। फिर हम उसके एंड के ऊपर, सेमेस्टर के एक एंड के ऊपर हमने उसको रन किया अपने एक्सेल शीट में या जो भी आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, और हमने उसकी इवैल्यूएशन की। अब जब इवैल्यूएशन के बाद हमारे पास डेटा आता है, वो अटेनमेंट होती है। आपने जो इवैल्यूएशन होती है सीएलओ की, फॉर एग्जांपल, वो हर सेमेस्टर पे होती है, लेकिन सीएलओ का जो लूप चलता है, आगे चल के मैं आपको सीक्वेल का लूप दिखाऊंगा, वो 1 साल का लूप है। ठीक है। वो अटेनमेंट जो हम डिस्कस करते हैं, वो 1 साल बाद उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं कि उसका करना क्या है और क्या नहीं करना। ये वो लेवल्स की मैं बात कर रहा हूं कि डिफरेंट लेवल्स जो हमारे हैं वो कैसे होते हैं। जो वीकली टॉपिक होते हैं वो हम उनकी हर वीक के बाद उसकी एक हाईलाइट हमने की हुई है। हमने क्या किया हुआ है, हमने जो लेसन प्लान हम बनाते हैं ना, हमने लेसन प्लान के आगे, एक हमारा लेसन प्लान वीकली है, हर टीचर जो है वो 16 वीक्स का लेसन प्लान सबमिट करता है, और हर वीक के आगे हमने उसका जो कंसर्न्ड सीएलओ है ना वो लिखे होते हैं कि इस वीक में हमारा सीएलओ 1 डिस्कस होगा, इस वीक में सीएलओ 2 डिस्कस होगा, इस वीक में सीएलओ 1 सीएलओ 2 दोनों डिस्कस होंगे। तो हमने वो उसके सामने ना, कंटेंट्स के सामने लिखा हुआ है। फिर जो सीएलओ हमारे अचीव या उनकी कंप्लीशन हम देखते हैं, वो हम एट द एंड ऑफ कोर्स चेक करते हैं। जो पीएलओ अचीव होते हैं वो अपॉन ग्रेजुएशन होते हैं, और पीओ जैसे मैंने बताया वो एलुमनाई के लेवल पर होते हैं, वो आफ्टर 4 to 5 years ऑफ ग्रेजुएशन होते हैं। आपकी जो असेसमेंट प्लान और कंडक्शन प्लान वो क्या है, ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी स्लाइड है। आई जस्ट कैन नॉट एम्फेसाइज, क्योंकि हमने अपना बड़ा एक वो इसे एक्सपीरियंस से सीखा है कि आपने असेसमेंट प्लान सबसे पहले बनाना क्या है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि उसके ऊपर कंडक्शन भी करनी है। असेसमेंट प्लान क्या होता है जी? मेरे कोर्स के 3 सीएलओज हैं, मैंने आपके सामने लिखा सीएलओ 1, सीएलओ 2, सीएलओ 3। मैं जी सेमेस्टर के शुरू में ये प्लान बना लूंगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सेमेस्टर के शुरू में आप वो बनाएं। होता क्या है कि ड्यूरिंग सेमेस्टर हम अपनी मर्जी से असाइनमेंट या क्विज दे देते हैं, और आपकी जो सीएलओ की वेटेज है वो सारी की सारी हिल जाती है। उससे क्या होता है कि सब्जेक्ट की नेचर हिल जाती है। सब्जेक्ट आपका डिजाइन का था और आपको पता चले कि आपने 2 असाइनमेंट क्विज जो है वो फंडामेंटल्स पर दे दिए यार। ये सब्जेक्ट आप ट्रांसपोर्ट फिनोमिना पढ़ा रहे थे जिसमें प्योर फंडामेंटल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें प्योर एप्लीकेशन का लेवल है, हम डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर हीट ट्रांसफर इक्वेशंस को अप्लाई करवा रहे हैं, मैस ट्रांसपोर्ट को अप्लाई कर रहे हैं, मोमेंटम ट्रांसपोर्ट को हम एप्लीकेशंस की स्टडी कर रहे हैं, और उसमें हमने कोई असाइनमेंट क्विज जो है वो इररेलेवेंट दे दिए। तो जो आपका असेसमेंट प्लान है ना, वो बड़ा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सब्जेक्ट।